नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड, जहां विधानसभा के विकास कार्यों और समस्याओं पर हलके के विधायक से हम करते हैं सीधा सवाल। आज बात होगी फरीदाबाद नवासी विधानसभा की, जहां से विधायक हैं बीजेपी के नरेंद्र गुप्ता। फरीदाबाद नवासी विधानसभा वो क्षेत्र है जिस पर मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन उद्योग मंत्री विपुल गोयल काबिज थे, लेकिन 2019 के चुनाव में पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए विपुल गोयल की जगह नरेंद्र गुप्ता पर भरोसा जताया। मनोहर सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे करने के करीब है और इन 2 साल में फरीदाबाद नवासी विधानसभा में विकास का क्या हाल है, इस पर करेंगे बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता से सीधा सवाल। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में फरीदाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी के नरेंद्र गुप्ता ने जीत दर्ज की। गुप्ता ने कांग्रेस के लखन कुमार सिंगला को 21,713 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। हालांकि नरेंद्र गुप्ता से पहले फरीदाबाद नवासी विधानसभा सीट पर बीजेपी के विपुल गोयल काबिज थे। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में फरीदाबाद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। विपुल गोयल ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कांग्रेस के आनंद कौशिक को 44,781 वोटों से हराया था। लेकिन साल 2019 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की गई, उसमें उद्योग मंत्री विपुल गोयल को टिकट न देकर पार्टी ने नरेंद्र गुप्ता को मौका दिया। नरेंद्र गुप्ता बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्टी कार्यकारी में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। नरेंद्र गुप्ता भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ अस्पताल कल्याण विभाग की उप समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस पद का इस्तेमाल भी उन्होंने बखूबी किया। प्रदेश के सभी जिला रेड क्रॉस सचिवों और सदस्यों के साथ बैठक कर उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP की जमीन पर बने प्राइवेट अस्पतालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का इलाज रियायती दरों पर किया जाएगा। उनके लिए 10% बेड आरक्षित रहेंगी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी रियायती दर पर 30% गरीब लोगों का इलाज होगा। फरीदाबाद नवासी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाले बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे करने के करीब हैं। ऐसे में अपने हलके का उन्होंने कितना किया विकास और जनता के दिलों पर कितना है उनका राज, विधायक का रिपोर्ट कार्ड में होगा विधायक महोदय से सीधा सवाल। तो बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता वो शख्स हैं जिन्हें पार्टी ने टिकट दी उस सीट पर जिस पर पहले मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में उद्योग मंत्री विपुल गोयल काबिज थे। इस फैसले के बाद सभी चौंक गए थे और सभी ये कयास भी लगा रहे थे कि अब इस सीट पर जीत दर्ज करना उस उम्मीदवार के लिए मुश्किल साबित हो सकता है जिसकी पहचान जो है जनता के बीच उतनी नहीं है। लेकिन जनता का उन्हें भरपूर प्यार मिला, समर्थन मिला और उन्होंने भारी मतों से जीत भी दर्ज की। विधायक महोदय से हम करेंगे इस पर सीधा सवाल और जानेंगे उनके हलके का हाल, आगे भविष्य में क्या है उनका रोड मैप क्षेत्र के विकास को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं उनके क्षेत्र की जनता के कुछ सवाल कि वो क्या चाहती हैं विधायक महोदय से। आपका? मेरा नाम सुनील खन्ना है। सुनील जी, कौन सी जगह है जहाँ पे आप? ये हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 है। सेक्टर 7 है। हाँ जी। जिस तरीके से 2 साल हो चुके हैं विधायक जी को, कौन है विधायक और कितने विकास कार्य उन्होंने? नरेंद्र गुप्ता जी हैं यहाँ के विधायक जी। कितने? और ये 3 साल से सड़क टूटी है, उन्हीं के टाइम की। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको, उन्हीं के टाइम की टूटी हुई है और 50 बार हम जा चुके हैं उनके पास। 20-20, 50-50 आदमी लेकर के वो ये आश्वासन बस अगले हफ्ते बन जाएगी। कभी कहेंगे फंड नहीं है जी, फिर कहते हैं जी बस ये आप वो हो जाए 9 तारीख को शुरू हो जाएंगी आपकी इस टाइम। वो डेट देते रहते हैं, हम आ जाते हैं सुन के। उसके चक्कर में मेरी ये दुकानें सारी खाली पड़ी हैं। राजेश कुमार शर्मा। राजेश जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं सर 29 में रहता हूँ, मेरा ऑफिस सेक्टर 16 में है। केसर बिल्डिंग 84-85 जी। आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी हैं। फिर भी आप बताइए क्या कितने विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए? तो कुछ भी नहीं हुए हैं। हाँ, लेकिन सड़कों की हालत बहुत बुरी दयनीय हो चुकी है। जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। मतलब लोग लिटरली बड़े परेशान हो चुके हैं इसमें। मेरा नाम मनोज कुमार जैन है। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं सेक्टर 16 में ही रहता हूँ और सेक्टर 16 में ही मेरा ऑफिस है और मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जी। आपके विधायक कौन है?
हमारे विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी हैं। पिछले 2 वर्ष के विकास कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे हम। मैं वैसा कहना चाहूँगा, हमारे जो विधायक जी हैं 2 वर्ष का कार्यकाल तो इनका बहुत ही पूर्ण है। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको हम अप्रिशिएट कर सकें। चाहे आपका इवन बिजली का हो, चाहे रोड्स का हो, चाहे स्कूल्स का हो, और एनी अदर जो भी आप कहेंगे, मुझे तो लगता नहीं कोई नज़र आ रहा हो ऐसा फरीदाबाद में। यहाँ आप निकलो, रोड्स पर निकलो तो रोड्स पर जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर रोडें बन रही हैं, लेकिन पता नहीं भगवान की रोडें वो कहाँ बन रही हैं और कैसे बन रही हैं। जहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे तो मैं 0 नंबर देना चाहूँगा। स्मार्ट सिटी कहने को स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी वाला ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि स्मार्ट सिटी कुछ है फरीदाबाद। साफ सफाई को लेकर के कैसे माहौल है? सर साफ़ सफाई तो आप सामने लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ नीचे, अब क्या हालत हो रही है यहाँ नीचे। अभी साफ़ सफाई महीना महीना हो जाता है, हमारे पार्किंग वाला लॉट कभी भी सफाई नहीं होती। तो प्रदेश में जो समस्याएं हैं वो कमोबेश एक ही तरह की दिखाई और सुनाई दे रही हैं, लेकिन फरीदाबाद की जनता का कहना है कि यहाँ पर सड़क जो है खस्ताहाल है, जल निकासी का कोई साधन यहाँ पर नहीं है, जिससे भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिजली की समस्या भी यहाँ पर लोगों ने सामने रखी है, सफाई को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फरीदाबाद नवासी विधानसभा के विधायक नरेंद्र गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी नरेंद्र जी, अभी आपने सुना लोग जो हैं कुछ सवाल भी कर रहे हैं, कुछ शिकायतें भी हैं उनके पास में। 2 साल आपको हो गए हैं, 2 साल का कार्यकाल आपका कंप्लीट होने वाला है, लेकिन इस बीच लोगों का सवाल यही है कि जो स्थिति पहले बनी हुई थी वो आज भी है, ऐसा क्यों है? सड़कों से शुरुआत कर लेते हैं। सड़कों की हालत खस्ता है। देखिए, अभी सेक्टर 7 है, हाउसिंग बोर्ड के कुछ सज्जन बोल रहे थे, जी उनकी समस्या जायज है। ये इको आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है मैडम? नहीं, मुझे आपकी आवाज मिल रही है सर, बिल्कुल। अच्छा, मिल रही है। तो बेसिकली 3 साल पहले हाउसिंग बोर्ड्स में लोगों ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने की वजह से सीवर लाइनें उनके घरों के अंदर आ गई थी। पहले विधायक आदरणीय विपुल गोयल जी ने वो जी सीवर लाइन से सड़क पे लेके आए, उनके घरों से बाहर निकाल के। करीब 3.5 साल पहले का वो प्रोजेक्ट था। रहते हुए सीवर लाइन डलने के बाद तब से वो रोड टूटी हुई थी। मैंने आने के बाद 70% रोड्स अब तक बन चुकी हैं। 80% रोड 7 हाउसिंग बोर्ड की बन चुकी हैं, और जो 4 रोड बाकी हैं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में उनका काम चालू हो जाएगा। जहाँ तक जनरल पब्लिक बोल देती है कि भाई रोडों में दिक्कत है, स्मार्ट सिटी अम्बेडकर रोड पे काम चल रहा है। आप समझते हैं कि जब किसी घर में रहते हुए उसका रिनोवेशन करना होता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। वहाँ जो लाइनें हैं, बिजली की लाइनों को शिफ्ट करने की बात है, और लाइनें शिफ्ट करने के लिए पावर कट करना पड़ता है। वो उसमें हमें जनता की समस्याओं का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गर्मी के मौसम में, बरसात में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, तो इसलिए बहुत कम समय पावर कट लेते हुए उन लाइनों को शिफ्ट कर रहे हैं, और उससे 2-3 समस्याएं हमारी समाधान होगा। सेक्टर 16 में जो पानी भराव की समस्या है सर्किट हाउस और 16A की, जब वो हम ड्रेनेज पूरी कर देंगे तो उसका हमें पूरा STP बना चुके हैं। अब मुझे लगता है कि अगले 1 महीने का टारगेट 30 सितंबर का हमने दिया है, वो नाला पूरा हो जाएगा जी। तो ड्रेनेज पूरे होने के बाद सारा सेक्टर 16 और उसके आसपास के दोनों तरफ की जल भराव की समस्या, जो कि फरीदाबाद की बहुत बड़ी समस्या है, उससे निजात हमें मिल जाएगी। और एक वाकई में स्मार्ट रोड, जो कि हमने देश की बहुत ही बड़ी एजेंसी LNT को काम दिया है, वो कर रहे हैं। निश्चित ही समय ज़्यादा लग गया। 2 साल के बीच में 2 कोरोना की लहर आई, आप सबको पता है कि जितने भी डेवलपमेंट के काम थे समय पे लेबर ना होने की वजह से, क्योंकि लेबर सारी कोरोना के दोनों लहरों में अपने गाँवों को चली गई थी, तो बहुत दिक्कतें आई हैं। डेवलपमेंट की जो स्पीड में समझता हूँ होनी चाहिए थी, कोरोना की वजह से हम पूरी नहीं कर पाए। जहाँ तक अभी किसी सज्जन ने बोला सेक्टर 16 कूड़े के बारे में बोला था, आप सबको शायद संज्ञान में होगा, मनोज जी को संज्ञान में ना हो। मैं अपने निजी कोष से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके स्वीपिंग मशीन लेके आया। उसमें जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है। वो मैं खुद अपने पैसे से उसको मेंटेन करता हूँ। डीजल पेट्रोल डीजल लगता है, उसमें ड्राइवर्स लगता है, मशीन का मेंटेनेंस है, मैं स्वयं वहन करता हूँ। पर मुझे दुख है कि मेरे जो लोग अभी आपके माइक पे बोल रहे थे, सर सहयोग किसका नहीं मिल रहा? क्षेत्रीय जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो संबंधित विभाग हैं उनका, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, उनका सहयोग नहीं है? देखिए, सफाई में तो मेरा थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से मेरी बात पूरे फरीदाबाद में पहुँच रही होगी।
तो मेरे अपने दिल की बात जरूर पहुंचे और आप भी शायद उस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जब कोई स्वीपिंग मशीन सड़क पर सफाई करेगी तो उसको खाली होना बहुत जरूरी है। रात को घरों के बाहर पार्किंग में लोग कार खड़ी करते हैं, दिन में भी अगर हमारे लोग वहाँ अनाउंस कराते हैं RWA के माध्यम से, तो अपने घर के बाहर से कोई कार हटाना नहीं चाहता। अब जब तक दोनों तरफ बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, फरीदाबाद में बहुत पुराना बसा हुआ शहर है, अगर 20 या 25 या 30 फीट की गली है और दोनों तरफ कार खड़ी है और उनकी ग्रीन बेल्ट बनाई हुई है, तो रास्ते में मशीन को निकलने तक के लिए जगह नहीं मिलती। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हम उम्मीद करते थे फरीदाबाद में एक सफाई नए स्तर पे हम लेके जाएंगे, हम असमर्थ रहते हैं। सेक्टर 16 मार्केट की बात की मनोज जी ने, मुझे दुख है कि वो जब आते हैं अपने घर से अपनी गाड़ी नीचे पार्क करके ऊपर चले जाते हैं, उस जगह को साफ करने के लिए खाली जगह चाहिए। कभी उनको ये चिंता नहीं होती है कि पार्किंग की आखिर ये समस्या क्यों सर खड़ी हो रही है? अगर लोग इस तरह से घरों के बाहर गाड़ी पार्क कर रहे हैं, क्या उन्हें पार्किंग नहीं मिल पा रही है? क्योंकि ये समस्या जो है, जो ओल्ड फरीदाबाद मार्केट है, वहां पर व्यापारियों की भी लंबे वक्त से चली आ रही है। पार्किंग की मांग वो करते हैं, लेकिन पार्किंग की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो पार्किंग को लेके क्या आगे का आपका प्लान है? कैसे ये जाम की समस्या से निजात मिलेगी? आपका जो प्लान है वो कैसे आगे बढ़ेगा? मैं अभी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सेक्टर 12 में 2 पार्किंग PPP मॉडल पे हमने अभी टेंडरिंग कर रहे हैं, उसका फाइनल प्रोग्राम बन चुका है। ओल्ड फरीदाबाद में जो पहले सब्जी मंडी होती थी, उस जगह पे भी PPP मोड पे हम पार्किंग बनाने जा रहे हैं, तो ओल्ड फरीदाबाद की जो पार्किंग की समस्या दूर हो जाएगी। मैडम, मैं अभी जो कहना चाह रहा था, पूरे फरीदाबाद की सफाई के लिए किसी रेजिडेंशियल कॉलोनीज में पार्किंग कभी नहीं बनती है। सभी रेजिडेंट्स को अपने घर के अंदर गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। अगर वो सड़क पर भी खड़ी करते हैं तो सफाई के लिए उन्हें पैसेज देना चाहिए। अगर कोई सफाई कर्मचारी भी आएगा तो सफाई वो तभी कर पाएगा जब उसको खाली जगह मिलेगी, क्योंकि वो हमेशा इंतजार नहीं करेगा कि कभी हमारे रेजिडेंट अपने जॉब पे जाएंगे, अपनी दुकान पे जाएंगे, अपने कार्यालय जाएंगे, जब वो खाली जगह हो जाएगी तब वो साफ करेगा। क्योंकि देखिए, हमें अपने अधिकारों के साथ जिम्मेवारियों की तरफ भी ध्यान देना होगा। उसमें मैं अपने किसी भी अधिकारी कर्मचारी को दोषी नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्टर 11 मेरे अपने स्वयं के कार्यालय से मशीन चलती है। कई बार मुझे दुख होता है कि वो मशीन आइडल खड़ी रहती है, क्योंकि बहुत सी जगह जाने को जब सफाई के लिए जाते हैं तो जगह देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। दूसरी जो डेवलपमेंट की आपने बात की है, पिछले 2 साल में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, जो मेन बहुत डेवलपमेंट के काम हुए, मेरे पास लिस्ट है, अगर मैं पढ़ूंगा तो कम से कम 10 पेज की लिस्ट है, पर मेन में काम बताना चाहता हूँ। मेरे नहर पार वार्ड 28 के लिए खेड़ी पुल जाने के लिए एकमात्र साधन था। उसके बाद 2-3 पुल जरूर बन चुके थे, उस पुल का भी जीर्णोद्धार करके नया पुल बन चुका है। अगले 10-15 दिन में उसका उद्घाटन हम कर देंगे। 6 करोड़ से ज्यादा की लागत से वो पुल बना रहे हैं। एक और मैं आपके माध्यम से पूरी अपनी फरीदाबाद की जनता को बताना चाहता हूँ कि खेड़ी पुल रोड पूरा मार्केट लगता है और निकलने में बहुत तकलीफ होती है उस रोड से। 2 किलोमीटर की रोड है वो खेड़ी पुल से मेरी विधानसभा में। उसके लिए 4 लेन का मैंने अब टेंडर करा दिया है। उसमें लाइन शिफ्टिंग का काम जारी है। पेड़ शिफ्ट होंगे, पेड़ों को शिफ्ट करके लाइन शिफ्ट करके 4 लेन का मैं उसको रोड बनवाऊंगा। एक आइडियल स्मार्ट रोड की तरह काम करेगा और मेरे नहर पार की जनता को एक जाने का बहुत ही अच्छा साधन मिलेगा। आप सब जानते हैं कि अगर हमें बच्चों का भविष्य बनाना है, कॉलेज मेरे यहाँ नेहरू कॉलेज है, उसकी पूरी बिल्डिंग को नई बिल्डिंग बनाने का काम जारी है और टेंडर दे दिया है। करीब 70-80% उसमें काम हो चुका है। बहुत बड़ी लागत से बहुत सुंदर वहाँ भवन का निर्माण चालू है, जिससे कि हमारे बच्चे जो हमारी विधानसभा और आसपास के क्षेत्रों से मेरी विधानसभा में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको एक नया माहौल पढ़ने के लिए मिलेगा। ये नया कॉलेज आपकी तरफ से या पुराने कॉलेज को ही नया रूप दिया जा रहा है? नहीं, उसके पास अलग से बिल्डिंग हम नहीं बना रहे, नया ब्लॉक बन रहा है उसमें। आप जाके देख सकते हैं, बहुत सुंदर, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, मैं अभी देख के आया था उधर। उसकी बिल्डिंग का करीब 70-80% काम हो चुका है। और एक मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को, आपके दर्शकों को, कि IIT की बिल्डिंग भी पूरी नई बन के तैयार है सेक्टर 18 में। उसमें भी जल्दी ही क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। कोरोना की तरह वजह से उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, पर मुझे लगता है कि अब उसमें क्लासेज लगनी 18 में चालू हो जाएंगी। जब आप विधायक बने, फरीदाबाद विधानसभा नवासी के, उस वक्त आपके दिमाग में क्या था, क्या रोड मैप था? किस तरह से आपको विकास की गति को और आगे ले जाना है? क्या समस्याएं उस वक्त दरपेश थी जो अभी तक आप दूर कर पाए हैं? देखिए, मेरे ही अपनी सोच थी कि अपना क्लीननेस में, सफाई में मैं अपने फरीदाबाद को
इंदौर की तर्ज पे लेके जाऊं। तो मैं आज भी आपके मानने से कहता हूं, मैंने हार नहीं मानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं फरीदाबाद को सफाई में बहुत ही ऊपर लेके जाऊंगा। मेरे को जनता से थोड़ा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो हम डस्ट फ्री फरीदाबाद की बात करते हैं, क्योंकि चुनाव में मैंने डस्ट फ्री फरीदाबाद के लिए बोला था, उसी के लिए मैं ये मशीन लेके आया था। जब ये मशीन चलती है मैडम, मैं आपको भी जरूर आमंत्रित करूंगा जी। कि उस मशीन जहाँ जिस जगह पे चलती है, स्पीड भी बहुत है, 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक पर आवर में वो सफाई कर सकती है, इतनी कैपेबल मशीन है। तो सारी मिट्टी जो सड़क पे होती है उसको वैक्यूम करके अपन अंदर लेती है, और जब वो सफाई करती है तो उससे कोई डस्ट भी आसपास नहीं उड़ाती। बहुत से मेरे मन में सपने हैं। फरीदाबाद की जनता ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया, तो मैं यहाँ कुछ अच्छे डेवलपमेंट काम करके जाऊँ। स्पीड अभी कम है, बहुत बड़ी समस्या जल भराव की है, उसकी भी अभी एक सज्जन ने बात की। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लिए पॉन्ड का रिनोवेशन हम कर रहे हैं। एक सीही में 10 एकड़ तालाब, जिसको मिट्टी भर के बंद कर दिया गया था, जी। उसमें एक तालाब का निर्माण करके जो एसटीपी का पानी है उसको ट्रीट करके उसमें उसको तालाब को भरेंगे। तालाब नाम होगा पॉन्ड, बहुत बड़ा पॉन्ड होगा, पिकनिक का स्पॉट भी बनेगा। तो 10 एकड़ का एरिया बहुत बड़ा एरिया तो होता ये है। जो कार्य मुझे योजनाएं हैं, ये कब तक भविष्य में पूरी होने वाली हैं? अभी तक आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितने करोड़ के विकास कार्य जो हैं वो करवा दिए हैं? देखिए, मेरे को, जैसे मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया था कि सीवर लाइन हमारे क्षेत्र में बहुत पुरानी थी। जी। उन सीवर लाइनों को चेंज करने के काम की वजह से बहुत सारे रोड टूट गई थी। ओल्ड फरीदाबाद में 70 से 80% रोड जो सीवर की वजह से तोड़ी गई थी या टूट गई थी, सीवर डालने की वजह से, उनका निर्माण हम कर चुके हैं। बहुत बड़ा काम एक जैसे नहर पार का है, इंदिरा कॉम्प्लेक्स में था, उसकी रोड बिल्कुल नई सिरे से बनाई है, क्योंकि इंदिरा नहर पार के क्षेत्र में अधिकतर क्षेत्र अनऑथराइज्ड एरिया था, उसको हमारी सरकारों ने ऑथराइज किया। जब ऑथराइज करते हैं उसके बाद उसका सारा डेवलपमेंट, सीवर डालने का काम, सड़क बनाने का काम, पानी का काम, बिजली के खंभे लगाने का काम, सारे करने पड़ते हैं। तो वो अधिकतर काम हम तेजी से कर रहे हैं। जहाँ तक नए कामों की बात है, सबसे बड़ा काम जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का था, वो भी बादशाहपुर में 37 करोड़ की लागत से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मेरे नहर पार की जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। मिर्जापुर का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी करीब करीब पूरा होने वाला है। और एक मैं बहुत बड़ा काम शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका हमारा यूपी गवर्नमेंट से एनओसी नहीं आई थी, कि हमारे ओल्ड फरीदाबाद का जितना सीवरेज है, कई बार हम लोग जब यहाँ पे एसटीपी से ट्रीट करते हैं उसको, तो एसटीपी के बाद उसको कई बार एनवायरनमेंट की दिक्कत आती है। गुड़गांव कैनाल के साथ साथ हम पूरे फरीदाबाद से लेके मिर्जापुर तक उस लाइन को लेके जाएंगे। 6 फीट डायमीटर की लाइन है, पाइप आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि इसी महीने में उन पाइपों को डालने का काम हो जाएगा। तो सीवर की जो भी समस्या है वो हम बहुत हद तक जो दूर कर जल पाएंगे। जमाव, जल भराव की समस्या है, उससे लोगों को निजात मिल जाएगी। नहीं, जब वो सीवर की समस्या से निजात मिलेगी। जल भराव के लिए जो बहुत बड़ी समस्या सेक्टर 16 की थी, उसके लिए अम्बेडकर रोड के साथ साथ ड्रेनेज बनाया गया है, और सेक्टर 17 के पास में उसके लिए भी हमने अपना डिस्पोजल बना दिया है, जब वो तैयार है। स्मार्ट सिटी में जो रोड बनानी है, उसके साथ जो ड्रेनेज बनाना है, उसको 1 महीने के अंदर हम पूरा कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे उधर जो 16 सेक्टर की, 17 सेक्टर के लोगों की, 19 सेक्टर की पानी भराव की समस्या है, वो बिल्कुल जड़ से हम दूर कर देंगे। जी सर, ये जो एक समस्या जो अभी बनी हुई है पार्किंग को लेकर, आपने कहा कि जो 2 पार्किंग है उसके लिए काम हो रहा है और जल्द से जल्द ये काम पूरा भी हो जाएगा। तो ये हम जानना चाहेंगे कि कितने वक्त में काम पूरा होने वाला है इस पर, और कितना हद तक आप मानते हैं कि ये समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो सफाई की समस्या है वो भी इससे जुड़ी हुई है, जो गंदगी है वो भी इसीलिए है कि सफाई नहीं हो पा रही है। जैसे आपने खुद कहा कि गाड़ियां खड़ी रहती हैं, गलियों में जो सफाई मशीन है वो नहीं पहुंच पाती है। एक्चुअली देखिए, आप इसको दो तरह से हमें समझना पड़ेगा। तो जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, जी। छोटी छोटी गलियां हैं, वो लोग उन पार्किंग में खड़ा करने के लिए अपनी व्हीकल्स को नहीं लेके जाएंगे। वो जो पार्किंग बनाई जाती है कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए बनाई जाती है। सेक्टर 12 में तो 2 पार्किंग कॉलोनी बन के रही है। लोग भी गाड़ियों या को अपनी गलियों में खड़ा करना बंद कर दें। सहयोग या तो वो उसी रूप में मिल पाएगा सहयोग जब दें। उन्हें भी कोई दूसरी जगह मिल पाएगी। अगर दूसरी जगह नहीं होगी तो वो भी किस तरह से जो है इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो क्या आसपास कुछ इस तरह से पार्किंग का कोई प्लान है सरकार का या आपका? नहीं, देखिए, सरकार का प्लान तो क्लियर है कि जब वो मकान बनाते हैं तो पार्किंग अपने घर के अंदर बनानी चाहिए। अभी
कानून भी बन चुका है कि स्टिल पार्किंग बनेगी, तो ग्राउंड फ्लोर में पूरे में पार्किंग रहेगी और उसके बाद फर्स्ट सेकंड अब कोई मैप पास नहीं होता। पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तब भी आगे और पीछे उनको खाली जगह छोड़नी पड़ती थी रेजिडेंट्स को। लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो सारी जगह को उन्होंने कवर कर लिया, इसलिए गाड़ियां वो अपनी सहूलियत के अनुसार सड़क पे खड़ी करते हैं, जो कि उनको अपने घर के अंदर खड़ी करनी चाहिए। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि जब तक वो अंदर खड़ी नहीं करते हैं तो कम से कम जब मशीन आए और हम अनाउंस करें तो उस समय जरूर वो सहयोग करें और अपने एरिया को जरूर साफ कराएं। तो आगे 3 साल का जो कार्यकाल है वो शेष बचा हुआ है। इन 3 साल में कौन सी ऐसी कार्य योजनाएं हैं जो सबसे ऊपर आपकी लिस्ट में रहने वाली हैं प्राथमिकता के तौर पर, जिन्हें आप देख रहे हैं क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, मेरे को बड़ा वैसे अफसोस है कहते हुए आपके माध्यम से कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम लोग सीवर और सड़क और पानी के दिक्कतों में जूझ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे अपने आधे विधानसभा के लिए जो मीठे पानी की समस्या है उसका समाधान होने वाला है, और वो 1-2 दिन में ही। फॉर्चुनेट है कि आपके मैं इसके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये हमारे जो HSV के बूस्टर स्टेज है जो कि बने हुए थे, उनको हमने अपने लाइन नंबर 4 से जोड़ दिया है, जो मेरे अपने सेक्टर्स में सेक्टर 16, 14, 15 इन सबको पानी देंगे। तो 30 MLD पानी एक्स्ट्रा हमारे क्षेत्र के लिए मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारे इन सेक्टर्स की पानी की समस्या है, 2-3 हमारे ऐसे बूस्टर्स बने पड़े थे जिनमें हम पानी नहीं दे पा रहे थे। दौलताबाद गांव में एक बूस्टर बना हुआ है, उसकी भी लाइन हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पानी की बहुत हद तक हम समस्या को दूर कर देंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ा मेरी सोच है कि जितनी भी सड़कें मेरे क्षेत्र में टूटी हुई हैं, अधिकतर को जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करके, मैं टूटी हुई सड़कों की कुछ समस्याएं तो वो ऑनगोइंग रहती हैं, रिपेयरिंग मांगेगी। जो हमारी तारकोल की रोड्स होती हैं पानी की, और तारकोल का आपको पता है कि उसमें दिक्कत होती है, तो अधिकतर रोड्स को सीमेंटेड बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़े 2 प्रोजेक्ट मैंने हाथ में भी लिए हैं जिनका टेंडर भी मुझे लगता है 1-2 महीने में हो जाएगा। DC रोड बोलते हैं हम लोग, सेक्टर 12 और 11 की डिवाइडिंग रोड है, उसके लिए 12-13 करोड़ रुपए अप्रूव हो गए FMD के द्वारा। उस रोड को हम बनवा रहे हैं। एक हमारा अंबेडकर चौक से रोड DC और ये जो मेट्रो हॉस्पिटल के सामने से आती है उसको स्मार्ट सिटी से बनवा रहे हैं। YMC से जो रोड बाईपास जाती है उसको FMDA से 4 लेन सीमेंटेड बनवा रहे हैं। तो ये 3-4 रोड जो बड़ी रोड है मेरी विधानसभा में, इनको हम सीमेंटेड बना देंगे। तो बाकी छोटी छोटी बहुत सी रोडें हमने अभी बनाई है, मैं एक एक इंडिविजुअली आपको बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। पर निश्चित ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक हमने रोड 4 लेन, क्योंकि रोड की बात है, जो खेड़ी पुल से तिगांव रोड को जाती थी वो भी 2 किलोमीटर की रोड है, उसमें भी 95% काम पूरा हो चुका है। कहीं 1-2 मंदिर बीच में आ रहे हैं, उनको पूरा करके वो भी आप देखेंगे। मेरे नहर पार की जनता के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। नहर पार की जनता ही नहीं, उससे आगे जितने भी गाँव आते हैं, क्योंकि वो कनेक्टिंग रोड है, जितने भी गाँवों का रास्ता है, खेड़ी पुल से और तिगांव रोड से होके ही हमारी विधानसभा 90 है उसके लोग जाते हैं, उन सबको सुविधा हो रही है। और मेरा अपनी कोशिश रहेगी कि जो हमारा नेचुरल जो पानी का जो वाटर लेवल था उसको पूरा करने के लिए बुढ़ैना गांव में 2 तालाब मैंने मंजूर कराए हैं, उनकी भी खुदाई होकर जल्दी टेंडर दे रहे हैं। पॉन्ड अथॉरिटी हमारे आपको लगता है कि आपके कार्यकाल के अंदर अंदर ये सारे जो विकास कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे और तस्वीर बदलेगी? 5 साल में आपके कार्यकाल के जो 5 साल पूरे होंगे जब, तो फरीदाबाद की तस्वीर पुरानी तस्वीर से जुदा नजर आएगी? 100% मैडम जुदा होगी। मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता। मेरी पूरी कोशिश रहती है, आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है, प्यार मिलता है। और उन्होंने जो ये पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है हमारे हरियाणा में, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। एक मैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ा सवाल आपसे करना चाहती हूँ। आपने इस पर काम भी मतलब किया था कि जो गरीब वर्ग से जुड़े लोग हैं उन्हें भी सस्ता इलाज किस तरह से मिल सके, निजी अस्पताल में वो भी इलाज जो है वो करवा सकें। तो उस बारे में मैं जानना चाहती हूँ, उस पर आगे कितना काम अभी तक हुआ है? क्या उस प्रकार की सुविधाएं आप देने में सफल हो पाए हैं और क्या उसमें आगे और वृद्धि की जाएगी? देखिए, अभी मैं हर जिले में अपने जो DC के माध्यम से, क्योंकि हमारे चेयरमैन रेड क्रॉस के हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं वो DC महोदय होते हैं, मैंने सारे जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे उनको बुला के मीटिंग की और उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट किया है कि सभी
जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनका डाटा इकट्ठा कर लें कि उन्होंने कितने गरीब लोगों को इलाज किया है। जी क्योंकि जैसे आपने मेरे से पहले ही सारी बात बता दी थी कि 10% बेड और 30% लोगों का इलाज उनको रियायती दर पे करना होता है, पर मुझे देखने में आया है कि हॉस्पिटल से इलाज करने से बचते हैं, कि उनको लगता है कि भाई हमारे यहाँ ये बेड खाली नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह से सारे सेक्रेटरीज को मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि वो पर्सनली डाटा इकट्ठा करें, और जो हॉस्पिटल इसमें अगर हमारे को सहयोग नहीं करेंगे तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी डायरेक्टली हम करके और अपनी जनता, जो गरीब जनता है, उसको सुविधा मिलवाएंगे। वैसे बादशाह खान में आपकी जानकारी को मैं चाहता हूँ कि हर्ट का एक पीपीपी मोड पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है। आपके माध्यम से लोगों को पता लगेगा कि 50,000 रुपये में, 50 से 55,000 में वहाँ पे कोई भी आदमी जाके स्टंट डलवा सकता है। पीपीएल का फ्री में स्टंट डलते हैं, वो सरकार पेमेंट करती है। जो ईएसआई के लोग हैं वो ईएसआई हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, पर मेनली जो गरीब जनता है जी और वो कहीं किसी बीपीएल में कवर नहीं होती, उनको भी हमारे बादशाह खान हॉस्पिटल की फर्स्ट फ्लोर पे वो हर्ट का है, हमने पीपीपी मोड पे चालू किया है, वो उसका सुविधा का लाभ उठा सकता है। वहाँ पे अपना जो रेड क्रॉस के बहुत सी संस्थाओं के द्वारा भी हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि उन लोगों को ब्लड की कोई कमी ना हो और वो उनको फ्री ब्लड ले पाए। कोशिश रहती है, मैं सेक्टर 11 में जब बैठता हूँ तो जितने भी लोग कोई ऐसी समस्या लेके आते हैं तो डायरेक्टली चलते क्योंकि अब सर वक्त हमारे पास जो है वो बहुत कम रह गया है, हमें इस चर्चा को समाप्त भी करना होगा। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी ये जो समस्या जिन पर अभी हमने बात की, खस्ता हाल सड़कों की बात हुई, जल जमाव की बात हुई और ट्रैफिक जाम की समस्या की बात हुई, बिजली को लेकर भी लोग इस वक्त परेशानी से जूझ रहे हैं, ये जो हाल फिलहाल में भी दिखाई दे रही है समस्या, ये कब तक जो है हल हो जाएंगी और इस पर क्या काम कितनी तेजी से आप करवा रहे हैं? देखिए, मेरा 50% समस्याएं तो अभी इस समय स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहे हैं उससे बहुत बड़ी दिक्कत है। बराही तालाब एक बहुत देखने में सुंदर तालाब बनेगा, वही जो मैं बुढ़ैना गांव, सिही गांव और बराही ओल्ड फरीदाबाद की जगह है, इन चारों के जब हम पूरा पुनर्निर्माण कर पाएंगे तो निश्चित ही बहुत बड़ी समस्या, पानी की भराव की समस्या से मुक्ति मिलेगी। अम्बेडकर रोड बन रही है, उससे एडजॉइनिंग जितनी रोड है वो भी स्मार्ट सिटी बनाएगी, पानी के लिए नाले बनाएगी। जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो गंदगी भी होती है और लोगों को आने जाने में तकलीफ भी होती है। जी तो ये हम डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा सहयोग करें और वो अपनी जो उनकी जिम्मेवारियां उनको भी हम करें। हम मकान बनाते हुए, मैं आपके माध्यम से मैं अपनी जनता को अपील करता हूँ कि जब हम मकान बनाते हैं तो अपनी जिम्मेवारी समझें, उसका जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है उसको अपने आप मतलब उठा दें। सरकार और विभागों का सहयोग जो है वो पूरा मिल रहा है, सिर्फ जन सहयोग की दरकार है और आप अपील भी कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, तभी और तेजी से विकास आगे बढ़ सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो फरीदाबाद विधानसभा नवासी की विधायक नरेंद्र गुप्ता से इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे, रूबरू थे और उन्होंने बताया कि अभी 2 साल में क्यों विकास की गति जो है मंद पड़ गई, कोरोना काल की वजह से विकास कार्य नहीं हो पाए, लेकिन अब तेजी से विकास कार्य करवाने पर वो काम कर रहे हैं। सड़क और पानी निकासी की जो समस्या है वो जल्द से जल्द हल होने वाली है। इसके अलावा जो और दूसरी छोटी बड़ी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अगले 3 साल का जो कार्यकाल उनके पास बचता है उसमें उन्होंने कहा कि तस्वीर जो है पूरी तरह से जुदा दिखाई देगी और विकास तेजी से होता हुआ लोग देखेंगे, लेकिन सिर्फ जन सहयोग की और ज्यादा दरकार है, जरूरत है और उन्होंने इसके लिए अपने क्षेत्र की जनता से अपील भी की है कि वो सहयोग करें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।